वेलकम इन एमिशन क्लासेस। मैं धीरज कुमार चौरसिया। मैं आपको वेक्टर के बारे में बतलाऊंगा। पिछले क्लास में हमने यूनिट वेक्टर तक पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज यूनिट वेक्टर से आगे शुरुआत करते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोला जाता है स्थिति सदिश। If O be the origin or fixed point, then position vector of point P is defined as OP vector. मान लिए कि O एक पॉइंट है, यहाँ पर O ओरिजिन है, यहाँ पर O ओरिजिन होगा या कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा तथा एक बिंदु हम मान लिए P, तो O से लेकर P तक का पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना होगा तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा OP वेक्टर। इसको हम और थोड़ा एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे इफ A and B be the fixed two points having A and B be the fixed 2 points having position vector। पोजीशन वेक्टर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PV। having position vector A vector and B vector, then AB vector is defined H। AB is defined H। मान लीजिए कि A पॉइंट, ये A पॉइंट है जिसका मान लीजिए कि ये A पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है A, तथा मान लिए कि एक एग्जांपल ये कि A है, A एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है A, और B एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है B। मान लेते हैं कि O एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन का काम है। अब O से अगर हम A पॉइंट को मिला देंगे तो ये कहलाएगा OA वेक्टर, और O से B को मिला देंगे तो ये कहलाएगा OB वेक्टर। अब हम मान लें कि हमको O पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, तो O से B पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते मौजूद हैं। एक रास्ता O से डायरेक्ट B तक, तो इसको हम बोलेंगे OB वेक्टर, इसको बोलेंगे OB वेक्टर। और एक रास्ता A से होकर, अर्थात O से A की ओर फिर A से B की ओर, अर्थात नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल। तो OB वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, तो OB वेक्टर बराबर हो गया OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि O से B तक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो, अर्थात O से B तक जाने का दो रास्ता, एक रास्ता O से लेकर B तक तो OB वेक्टर कहलाया, और एक रास्ता A से होकर तो OA वेक्टर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का मान इस डिस्टेंस प्लस इस डिस्टेंस के बराबर है, अर्थात ये एक वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि OB वेक्टर का जो मान होगा ये मान इतना प्लस इतना के बराबर, अर्थात OB वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। हमें चाहिए AB वेक्टर क्योंकि हमने डिफाइन किया है AB वेक्टर को, तो AB वेक्टर का अगर मान निकालना होगा तो AB वेक्टर का मान हो जाएगा OB वेक्टर
ओ बी वेक्टर, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, अर्थात ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। हम जानते हैं कि ओ ए वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर का मान दिया गया है ए वेक्टर, तथा ओ बी भी एक पोजीशन वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर का मान दिया गया है बी वेक्टर, अर्थात हम ओ बी वेक्टर को बी वेक्टर लिख सकते हैं और ओ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, अर्थात ए बी वेक्टर का मतलब हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अर्थात हम अगर हमको परिभाषित करना होगा कि यहाँ पर ए बी वेक्टर बराबर क्या है, तो ए बी वेक्टर बराबर मिल गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अर्थात ए बी वेक्टर बराबर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ए बी वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर को अगर हम संक्षेप में पीवी लिखें तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, फिर माइनस का चिन्ह, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसका मतलब हो गया ए बी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। हमने पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में डील किया था कि बी को हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट और ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन ए से बी की ओर हो तो बी हमेशा फाइनल पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, अर्थात बी का पोजीशन वेक्टर जो होगा हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ए बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर होगा हमेशा इनिशियल पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, अर्थात हमेशा बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे तब जाके ए बी वेक्टर परिभाषित होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट वेक्टर का नाम है कोप्लेनर वेक्टर। हम नेक्स्ट बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कहने से स्पष्ट हो जाता है कि दो या दो से अधिक वैसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में अवस्थित हों उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब हम परिभाषित करते हैं, लिखते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर if both two vectors are lies in same plane। अगर कोई दो सदिश एक ही प्लेन में अवस्थित है तो उन दो सदिश को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर बी है। अगर ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में अवस्थित है या ये दोनों वेक्टर को अधिक, ये एक बी वेक्टर, हम बात करेंगे आगे लोग फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं, थोड़ा देर बाद बात करते हैं। इसको हम पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए को हम फिक्स रखें और बी वेक्टर को इसके पोजीशन से जस्ट आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये ए वेक्टर को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट एक ही कंडीशन में करता है जब दोनों वेक्टर एक ही दूसरे के प्लेन में अवस्थित हो। अर्थात हम एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलेंगे जो एक दूसरे को क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो। अब हम नेक्स्ट वेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर करेंगे बस अभी चर्चा कर रहे थे रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन एक ही ओर होता है तथा इसका मैग्नीट्यूड जो होता है रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, तथा हम इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर का इनवर्स। इसको डिनोट करते हैं ए वेक्टर का इनवर्स, और इसका मान जो होता है बराबर होता है। पहले जो वेक्टर दिया होता है उसका हम पहले निकाल लेते हैं यूनिट वेक्टर, तथा इस दिए गए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तब हमको रेसिप्रोकल वेक्टर मिल जाता है। अर्थात रेसिप्रोकल वेक्टर बराबर फार्मूला हो गया दिए, अर्थात रेसिप्रोकल वेक्टर बराबर हो गया दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अपॉन
दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अर्थात किसी भी वेक्टर का हमें रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना होगा तो उसका हम पहले यूनिट वेक्टर निकाल देंगे और जो वेक्टर दिया रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से हम अगर भाग कर देंगे तो हमको रेसिप्रोकल वेक्टर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर बहुत आसान होता है। अब मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया गया है ए, अगर ए वेक्टर का सेम वेक्टर यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, अगर ए का डायरेक्शन इधर की ओर है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ अगर कोई वेक्टर लेते हैं जिसका डायरेक्शन बस अपोजिट हो किसके, ए के, और ए का मैग्नीट्यूड और दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में समान हो, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अर्थात ए वेक्टर का निगेटिव में करना कुछ नहीं है, बस दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर दिया गया है 2y कैप प्लस 3j कैप। इसका अगर हमें अपोजिट यानी कि निगेटिव वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके जस्ट डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे। डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए इसमें क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, अर्थात निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मान हो गया माइनस ऑफ 2y कैप प्लस 3j कैप, और ये मान बराबर हो जाएगा माइनस का 2y कैप माइनस का 3j कैप। तो ये हो गया निगेटिव वेक्टर। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। को इनिशियल वेक्टर, दो या दो से अधिक वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु हो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। which have only one initial point known as co-initial वेक्टर। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हमने बोला कि दो या दो से अधिक वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट अर्थात शुरुआती बिंदु एक ही बिंदु हो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के तर्ज पर, जैसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, ये सब दिया गया है। अब हमको अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर कौन कौन है, अर्थात वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम कौन किसका किसका है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दो वेक्टर है, सिर्फ एक वेक्टर है ए तथा एक वेक्टर है डी, जिसके इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। अन्यथा सभी वेक्टर जो सी वेक्टर और डी वेक्टर इनके इनिशियल पॉइंट जो है अलग अलग है। दो ही वेक्टर हैं सिर्फ ए वेक्टर और डी वेक्टर जिनके सेम इनिशियल पॉइंट है, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट। अब हम बात करेंगे को टर्मिनल वेक्टर की। अब हम बात करते हैं को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर कहने का मतलब वो वेक्टर है जिसका एंडिंग पॉइंट एक ही बिंदु, दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका एंडिंग पॉइंट एक ही बिंदु हो उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। जैसे having same फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या इसी को एंडिंग पॉइंट, पॉइंट नोन
को टर्मिनल वेक्टर्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और डी वेक्टर है। ये एक वेक्टर दिए गए, इसमें हमको ज्ञात करने हैं कि इनका को इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है। तो दो या दो से अधिक वेक्टर का को टर्मिनल पॉइंट निकालना है तो क्या होगा। तो हम देखें बात करें तो ये ए वेक्टर का शुरुआत है और यहाँ पर ए वेक्टर का एंडिंग पॉइंट है। इसी प्रकार यहाँ से बी वेक्टर की शुरुआत हुई है और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर के को टर्मिनल वेक्टर है। अन्यथा सबके अलग अलग एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर डी वेक्टर का एंडिंग पॉइंट बिंदु डी है और सी वेक्टर का एंडिंग पॉइंट बिंदु सी है। सिर्फ ए और बी वेक्टर ही हैं जिनके एंडिंग पॉइंट बी है, इसलिए यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर कहलाएंगे को टर्मिनल वेक्टर। अब हम बात करते हैं इसके विजुअलाइजेशन की। तो हम बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर जो है विजुअलाइजेशन पर आधारित होता है। तो हम बात करते हैं पहले विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हम किसी बिंदु का अगर हमें पोजीशन वेक्टर इस प्लेन में निकालना होगा, मानिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, हम आसानी से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से या कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिंदु फ्री स्पेस में है, अगर कोई मान लीजिए ये पॉइंट अगर ये कोऑर्डिनेट में है, तो इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम आसानी से इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इसी पॉइंट को उठा के अगर हम स्पेस में कर लें तो हमें निकालना काफी कठिन हो जाएगा कि इस बिंदु का पोजीशन क्या होगा, क्योंकि इसका तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट अर्थात जेड कोऑर्डिनेट पता नहीं है। इसी जेड कोऑर्डिनेट को बताने के लिए हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब लटका है, तो बल्ब को अगर हम यहाँ पर लटका दें तो इसका तो हम पोजीशन वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। लेकिन इसी बल्ब को उठा के अगर हम यहाँ पे ला के रख दें तो यहाँ पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जो कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को पूरा करने के लिए हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लेते हैं एक 3D प्लेन। यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट लिए, इसमें जिसका मन है एक्स हो वाई हो, अपना मन से किसी को हम कर सकते हैं। मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला दिया गया वाई एक्सिस है और ये जो दिए गए हैं जेड एक्सिस है। मान लेते हैं कि एक प्लेन यहाँ है और एक प्लेन यहाँ है। जैसे हम बात कर लें दो दीवार की, जैसे ये दीवार है, ये दीवार का एंडिंग पॉइंट यहाँ है और इस दीवार की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो इस दीवार का प्लेन जो है, एक प्लेन जो है एक्स कहलाएगा और दूसरा प्लेन जो है वाई। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर जो है इससे इस प्लेन से भी 90 डिग्री का कोण बना है और इस प्लेन से भी 90 डिग्री। इसी कोऑर्डिनेट को हम छोटा सा संक्षिप्त रूप से बोर्ड पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, दूसरा दीवार ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये जो है इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हमको दो कोऑर्डिनेट तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तीसरा जो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट है उसको हम वेक्टर की हेल्प से पूरा करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं कि वो तीसरा पॉइंट निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है वो स्पेस में है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y, z। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से x प्लेन पर और y प्लेन पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, x प्लेन पर y प्लेन पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। उसके बाद इसको हम x एक्सिस से मिलाते हैं और इसको हम y एक्सिस से मिलाते हैं। क्योंकि ये प्लेन जो है
या ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए अगर हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से टच कराएंगे और इस पॉइंट को, इस लाइन को वाई एक्सिस से टच कराएंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और वाई एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट पर दिया गया है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है गिवन है y, और ये जो है x एक्सिस पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है x। अब ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा जितना, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, अर्थात ये और ये पैरेलल हैं, इसलिए ये भी कहलाएंगे y। इसी प्रकार ये जो है x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको बोलेंगे x। अब इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं, O A P है तो यहाँ पर रख देते हैं नाम Q, और ये हो गया B। अब हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिन से Q बिंदु को, Q पॉइंट को मिलाते हैं। अब अगर बात करें, अगर हमको OQ का मान निकालना है, OQ का, या यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ से हम आसानी से OQ का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। OQ एक डिस्टेंस है और यहाँ पर ये कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल OAQ में, OAQ में, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ये काम जो है हाइपोटेनस, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे कर्व, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, अर्थात यहाँ पर हाइपोटेनस का मान जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, अर्थात OQ निकालें तो OQ का जो मान होगा ये मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है ये भी लाइन xy प्लेन में है, और ये जो लाइन से खींचा गया है ये xy प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये xy ये जो है OQ के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम ये OQ डिस्टेंस निकालिए, अब हम इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पैरेलल है किसके, z एक्सिस के, और हमको P पॉइंट का z कोऑर्डिनेट दिया गया है z, P पॉइंट का z कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है z। ये लाइन जो है पैरेलल किसके है, z एक्सिस के, इसलिए इस लाइन का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा z। अब हम बात करते हैं इस P बिंदु से अब हम z और x प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इस z और x प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर हम इस प्लेन से z प्लेन को इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और इसी बिंदु से हम सिर्फ z और y प्लेन में परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ मिलेगा, इसको मिला देते हैं, यहाँ मिलेगा। इसका अगर हम नामकरण करेंगे, इसका नाम रख देंगे C, इसका नाम रख देंगे D और इसका नाम रख देंगे E। अब देखने से ये पता चलता है कि ये लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा y। अब ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल किसके है, x एक्सिस के हैं, तो इसके नाम हो जाएंगे x। फिर ये भी पैरेलल x है तो ये x, ये हो जाएंगे z, और ये फिर से हो जाएंगे y, ये पैरेलल किसके, z के, तो ये हो जाएंगे z। एक प्रकार से ये क्यूब का निर्माण हो गया। अब हम सर्वप्रथम इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OQP में, इन ट्रायंगल OQP में बात करते हैं, OQP में, OQP में अगर हमें ये डिस्टेंस निकालिए, यहाँ पर ये हो गया 90, इस दोनों लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम बात करें तो ये अगर बेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर इसको हिंदी में बोलना तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब
और ये हो जाएगा कर्ल। अगर हम O से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कर लें तो हमें O से ये जो पॉइंट 3D कोऑर्डिनेट में था अर्थात ओरिजिन मूल बिंदु से ये P कोऑर्डिनेट जो स्पेस में था इसका डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं OP बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बेस का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट ऑफ बेस OQ का स्क्वायर प्लस ये वाला कोऑर्डिनेट जो है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है z प्लस z का स्क्वायर। ऑलरेडी हमको OQ के बारे में जानकारी प्राप्त है। OQ का जो मान है वो बता है अंडर रूट ऑफ क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर OQ स्क्वायर करेंगे तो OQ स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अर्थात OQ स्क्वायर का मान ऑलरेडी क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ऑलरेडी पहले से दिया गया है z स्क्वायर अर्थात OP का मूल बिंदु से अर्थात ये पॉइंट जो है यहाँ पे है इससे मूल बिंदु से यहाँ पर डिस्टेंस में प्राप्त हो गया क्या हो गया कंपोनेंट ऑफ x स्क्वायर या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब हम ये जो स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसके डिस्टेंस पता चल गए। अब इस OP वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं अर्थात डायरेक्शन हमको निकालना होगा। तो सर्वप्रथम हमको वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें ऑलरेडी पता है यूनिवर्सल पता है कि x अक्ष पर जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसका नाम होता है i कैप, y अक्ष पर जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसका नाम होता है j कैप तथा z अक्ष पर जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसका नाम होता है k कैप। अर्थात x अक्ष के तरफ जो डायरेक्शन वेक्टर लिए जाएंगे उनका नाम हो जाएगा i कैप, y अक्ष के तरफ जो डायरेक्शन वेक्टर यूज किए जाएंगे उसका नाम हो जाएगा j कैप तथा z अक्ष की तरफ जो डायरेक्शन वेक्टर यूज किए जाएंगे उनका नाम हो जाएगा k कैप। अब हम बात करते हैं बारी बारी से OA वेक्टर। हम ऑलरेडी जानते हैं कि x अक्ष के तरफ का डायरेक्शन वेक्टर का मान जो होता है i कैप होता है और हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है। अगर हम बात करें कि i कैप का मैग्नीट्यूड क्या है तो वो 1 होता है। इसी प्रकार y एक्सिस के तरफ का जो यूनिट वेक्टर होता है अर्थात डायरेक्शन वेक्टर जो होता है वो j कैप होता है और z एक्सिस के तरफ का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो होता है k कैप। अब हम बारी बारी से पहले xy प्लेन के डायरेक्शन वेक्टर की बात करेंगे अर्थात वेक्टर की बात करेंगे, फिर ये जो वेक्टर है OP वेक्टर अर्थात 3D प्लेन के वेक्टर की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं OA। यहाँ पर ये x एक्सिस के अगर हम डायरेक्शन वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा OA वेक्टर। तो OA वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे OA वेक्टर। OA वेक्टर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केलर क्वांटिटी का मान कितना है x और इस x को अगर उस डायरेक्शन के वेक्टर से उस एक्सिस के डायरेक्शन वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो OA वेक्टर का मान हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। अर्थात OA जो है x एक्सिस पर अवस्थित है इसलिए इसमें डायरेक्शन वेक्टर जो यूज किया जाएगा वो होगा i कैप। और किसी स्केलर को अगर हम डायरेक्शन वेक्टर से गुना कर देते हैं तो उसके डायरेक्शन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। अर्थात ये अगर x एक्सिस पर अवस्थित है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा i कैप और O से लेकर A तक का जो इसकी डिस्टेंस है वो कितना है x। अर्थात OA वेक्टर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा x इंटू i कैप अर्थात OA वेक्टर बराबर हो गया x इंटू i कैप। इसी प्रकार हम OB वेक्टर का भी मान निकाल सकते हैं। OB वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर क्या है j तथा O वेक्टर का O से B तक का डिस्टेंस क्या है y। इसी प्रकार हम OB वेक्टर का ही मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो OB वेक्टर का मान क्या हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का मान क्या है y। तो यहाँ पर लिख देंगे y और y एक्सिस के डायरेक्शन वेक्टर क्या है j। तो j से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार z एक्सिस के तरफ का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो है k और O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है कितना z। तो हम OD वेक्टर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। OD के बीच का डिस्टेंस z और z एक्सिस के तरफ का डायरेक्शन वेक्टर k। अर्थात हमें निकल गया OA वेक्टर, OB वेक्टर और OD वेक्टर के बारे में। अब हम पहले बात करते हैं
2D प्लेन, अर्थात एक्स और वाई प्लेन की। एक्स और वाई प्लेन में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक्स वेक्टर ओ ए वेक्टर, अर्थात ओ से एक्स ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। फिर ये ओ बी तथा ए क्यू दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, अर्थात यहाँ का वेक्टर वाई जे है तो यहाँ से यहाँ का भी वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई जे। अर्थात अगर हम बात करें तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ए क्यू की, ओ ए क्यू की। अगर हम इसको अलग से निकाल कर बात करें तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया क्यू। ओ ए वेक्टर, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ओ वेक्टर का डायरेक्शन ओ से ए की ओर डायरेक्शन। फिर ए क्यू वेक्टर की बात करें तो ए से डायरेक्शन क्यू की ओर है, और हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे तो ओ से क्यू की ओर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के कारण ओ से क्यू बिंदु तक जाने पर जितना टाइम लगेगा वही टाइम ओ ए और इतना से लगेगा। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि ओ क्यू वेक्टर का जो मान होगा वो मान बराबर होगा ओ ए वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर के बराबर। और यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि ए क्यू वेक्टर का जो मान होगा वही मान होगा किसका, ओ बी वेक्टर का, क्योंकि ओ क्यू वेक्टर का जो ए क्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है ओ बी वेक्टर। और ये एक पैरेललोग्राम का काम करता है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की सामने की भुजाएं जो होती है पैरेलल एवं इक्वल होती है, अर्थात इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, ए क्यू वेक्टर का हो जाएगा। इसका मतलब ए क्यू वेक्टर और ओ बी वेक्टर के मान आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और ये मान जो होंगे बराबर हो जाएंगे वाई जे की तरह। तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं, अर्थात ओ क्यू वेक्टर बराबर हो गया x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप। अर्थात 2D वेक्टर यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात करें तो ये हो गया ओ क्यू वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर का मान किसके बराबर, x आई कैप प्लस y जे कैप। अब हम बात करते हैं ओपी वेक्टर का, ओपी वेक्टर निकालने की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर के लिए हमको बात करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ओ क्यू पी में। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ क्यू पी में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ओ डी वेक्टर तथा पी क्यू वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल है। अर्थात इन ट्रायंगल ओ क्यू पी से पहले थोड़ा अगर बात कर लें तो ओ डी वेक्टर और क्यू पी वेक्टर आपस में समान है। ओ डी वेक्टर का जो मान है ये ऑलरेडी दिया जा चुका है, कितना है, जेड के कैप। ओ डी वेक्टर का मान कितना है, जेड के कैप। तो इसका मान हम ऑलरेडी पता है, इसको हम लिख देते हैं जेड के कैप। फिर से अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से, ये ओरिजिन, ये पी वेक्टर, ये क्यू, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू और ये हो गया पी। अर्थात ओ क्यू वेक्टर और ये हो गया क्यू पी वेक्टर, ये हो गया ओ क्यू वेक्टर और ये हो गया क्यू। तो अब फिर से हम अगर हम ओ बिंदु से पी बिंदु तक जाने की बात करें तो यहाँ पर भी कितने रास्ते हो गए हमारे पास, 2 रास्ते। तो एक रास्ता कहाँ से, ओ से डायरेक्ट पी पर पहुँचने का, तो ये हमको मिल गया ओ पी वेक्टर बराबर। ओ पी वेक्टर पहुँचने के लिए एक रास्ता यहाँ से आना पड़ेगा ओ से पी तक, तो ये हो गया ओ क्यू वेक्टर, फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्यू से लेकर पी तक, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू पी वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर का मान तो ऑलरेडी हमको पता है, ये किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस, ये ओ क्यू वेक्टर का मान ऑलरेडी हमें पता है कितना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ओ क्यू वेक्टर को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ओ पी वेक्टर ऑलरेडी हमें पता है कितना है, तो जेड के कैप। अर्थात ये मिल गया कितना, जेड के कैप। अर्थात हमको 3 डायमेंशनल में मिल गया ओ पी वेक्टर का मान कितना, तो ओ पी वेक्टर का मान मिल गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ऑलरेडी हमको ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ किसका,
ओपी वेक्टर का। और अगर हमको 2D कोऑर्डिनेट में पूछा जाएगा कि 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा √(x² + y²। इसको हम आसानी से इस टाइप से भी लिखकर हम दर्शा सकते हैं। तो ये 3D पॉइंट के लिए हमको 3D पॉइंट वेक्टर भी पता चल गया। ओपी वेक्टर का मान क्या हो गया, x × i कैप + y × j कैप + z × k कैप। और 2D वेक्टर की जानकारी हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गई। अब हम अगले दिन इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो सके, और अपने चैनल एम्बिशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें।